हेलो बच्चों, वीप्लस सर आपको पता ही है क्या करा रहे हैं। तो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन बैंक। आज दूसरे पार्ट यानी वर्ग समीकरण के एक अंक वाले प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, एक अंक वाले प्रश्नों को पहले हम हल कर रहे हैं। तो पहले पार्ट के एक अंक वाले सभी प्रश्नों को 20 प्रश्न थे, उसमें 10 MCQ थे और 10 लघु उत्तरी प्रश्न थे। तो आज हम आते हैं बच्चों वर्ग समीकरण वाले पार्ट में। तो दीपराज सर आपको आज अलजेब्रा का क्वेश्चन बैंक हल कराएंगे। दूसरे पार्ट का जो केवल एक अंक वाले प्रश्न हैं, आज उनको हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग समीकरण है, यह हमें बताना है। तो आपको पता है बच्चों, वर्ग समीकरण की परिभाषा हमने बताई थी। वर्ग समीकरण वो होता है जिसमें सबसे बड़ा घात 2 हो। तो जो चरांक होगा विद्यार्थियों, उसका घात 2 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए और 2 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, है ना। और समानता का चिन्ह भी होना चाहिए, क्योंकि एक समीकरण है। ठीक है, यानी ये जो यहाँ पर बहुपद होता है बराबर के बाईं तरफ, उस बहुपद की कोटि यानी जो सबसे बड़ा घात है वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं विद्यार्थियों, सबसे बड़ा घात 3 है, तो ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। यहाँ देखें, यहाँ सबसे बड़ा घात 2 है, तो ये वर्ग समीकरण है। यहाँ पर घात 1 है, यानी ये वर्ग समीकरण नहीं है। और यहाँ पर घात 5 है, इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं है। तो कह रहे थे कौन इसमें से वर्ग समीकरण है। देखिए, ये जो हमने लिया है ये केवल MCQ वाला है विद्यार्थियों, यानी इसे आपको हल दिखाने की जरूरत नहीं है। ये MCQ है, ध्यान दीजिएगा, इसका हल आपको नहीं दिखाना है। ठीक है ना, ये आप रफ कॉपी में भी हल इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परंतु हम लोग चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं यहाँ पर अपने हल को। तो हम यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें, है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, जो हमारा समीकरण है 4x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ बाएं पक्ष में बच्चों जो बहुपद आपको दिख रहा है ना, इसकी कोटि कितनी है, 2 है। यानी जो सबसे बड़ा घात होता है उसे ही कहते हैं हम घात। यहाँ घात कितना है, 2, इसलिए यह एक वर्ग समीकरण है। ठीक है विद्यार्थियों, हालांकि आपको बोर्ड की परीक्षा में तो केवल ऑप्शन लिखना है ना, हल करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर हल भी कर दिया हुआ है। तो इस तरफ हम हल करेंगे बच्चों, और इस तरफ हमारे प्रश्न होंगे। चलिए अगला देखते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग समीकरण नहीं है। तो बिल्कुल वही बात है ना बच्चों, सबसे बड़ा घात जो चरांक इसमें होगा उसका 2 होना चाहिए, न तो 2 से कम न तो 2 से ज्यादा। यहाँ सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। यहाँ सबसे बड़ा घात 2 है, ये भी वर्ग समीकरण है। यहाँ देखें सबसे बड़ा घात 3 है, अर्थात ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। यहाँ सबसे बड़ा घात 2 है, तो ये वर्ग समीकरण होगा। यानी इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। क्यों? क्योंकि जो समीकरण है x घाते 3 माइनस 5x धन 3 बराबर 0, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस बहुपद का घात कितना है विद्यार्थियों, जो बाईं तरफ बहुपद है उसका घात कितना है, 3, अर्थात हम कभी कभी कोटि भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर कोटि जो है वो 3 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है ना। तो ये जो समीकरण है ये वर्ग समीकरण नहीं है, और उन्होंने वही तो पूछा था कौन वर्ग समीकरण नहीं है, तो ये हमारा सही उत्तर है ना बच्चों। तो यह वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये मैं जो उत्तर लिख रहा हूं केवल आपको समझाने के लिए, हालांकि MCQ में आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है, अगले पर आते हैं, तीसरे पर आते हैं। तीसरा देखते हैं। कह रहे हैं कि x² धन 2x धन k बराबर 0 इस वर्ग समीकरण के हल समान और वास्तविक संख्या है। तो जो इसके हल है ना बच्चों वो समान है और वास्तविक हैं। तो k का मान ज्ञात करो। ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और अक्सर आते रहता है। तो कुछ भी हो जाए, इस प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ग समीकरण आपके सामने है पहले उसको लिख दीजिएगा। तो जो वर्ग समीकरण है x² प्लस 2x प्लस k बराबर 0। आपको याद है इसकी तुलना हम किससे करते थे, इसकी तुलना हम, हाँ, इसकी तुलना हम करते थे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते थे बच्चों, है ना।
जब आप तुलना करोगे तो आपको ए का मान मिल जाएगा यहाँ पर 1, बी का मान मिल जाएगा 2 और सी का मान मिल जाएगा के। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इसके हल समान और वास्तविक है बच्चों। तो हल अगर समान और वास्तविक हो तो आपको पता है कि डेल्टा का मान कितना होता है, 0। डेल्टा मतलब समझ रहे हो ना, डेल्टा अर्थात विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए यहाँ पर मान डाल देते हैं तो देखते हैं कि मान हमारे क्या क्या हैं। b का मान कितना यहाँ पर आपके पास 2, तो b का वर्ग यानी 2 का वर्ग यानी हो जाएगा 4 माइनस 4 गुणे, है ना, a का मान कितना है आपके पास 1, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। और c का मान कितना है k, तो यहाँ पर k बराबर 0, तो 4 माइनस 4 के बराबर 0, 4 माइनस 4 के बराबर 0, है ना बच्चों। 4 के को उस तरफ भेज दीजिएगा तो 4 बराबर 4 के हो जाएगा। इस 4 को यहाँ बुला लेना, है ना, तो 4/4 बराबर के हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो के का मान आपको कितना मिल जाएगा, 1, है ना। मैंने कम जगह में हल किया, लेकिन आप विस्तार पूर्वक हल करना रफ कॉपी में बच्चों, जगह हमने कम रखा हुआ है क्योंकि एमसीक्यू है। ठीक है, तो अर्थात के का मान कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो सही ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी वाला। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा था हमारा, सी वाला, और अगर हम इसमें देखें तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा था, बी वाला, है ना। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड की परीक्षा में तो केवल सही ऑप्शन लिखना है। एमसीक्यू में हल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यहाँ पर हम लोग हल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तो हमें समझना है। अच्छा, चौथे प्रश्न पर आते हैं बच्चों। चौथे पर आते हैं, कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण के विवेचक यानी डेल्टा का मान निम्न में से कौन होगा। तो आपको याद ही होगा विद्यार्थियों, यहां भी बिल्कुल ऐसे ही हम तुलना करेंगे, है ना। पहले हमारा वर्ग समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, इसकी तुलना हम किससे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम तुलना करेंगे बच्चों, है ना, से हम तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर आपको a का मान कितना मिल जाएगा, 1। आप देखें b का मान कितना मिल जाएगा आपको -2 और c का मान मिल जाएगा आपको -3। a का मान 1, b का मान -2 और c का मान -3। कह रहे हैं कि विवेचक का मान यानी डेल्टा का मान बताओ। तो बच्चों विवेचक को हम डेल्टा से भी दिखाते हैं। वर्ग समीकरण का जो विवेचक है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। देखिए उन्होंने बताया नहीं कि उन्हें क्या चाहिए, उन्होंने कहा विवेचक का मान बताओ। तो एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए विवेचक यानी डेल्टा, है ना। तो विवेचक यानी कि डेल्टा और डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ लो। तो ये होता है विद्यार्थी, आपको पता होना चाहिए। चलिए इसमें मान डाल देते हैं। तो b का मान कितना यहाँ पर -2, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर -4, a का मान है 1 और c का मान है -3, है ना। इसको हल कर दीजिएगा तो ये -2 का वर्ग हो जाएगा 4, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, 4 तिहाई 12, है ना। तो 12 और अगर हम यहाँ पे 4 को जोड़ दें तो हो जाएगा 16, अर्थात हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो देखा आपने, विवेचक जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है विद्यार्थियों। विवेचक के बारे में मैं देख रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आ रहा है। तो विवेचक यानी डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भूलिएगा मत। और यहाँ पर आपने क्या देखा, अगर किसी वर्ग समीकरण के हल समान और वास्तविक हों तो बच्चों वहाँ पर विवेचक का मान यानी डेल्टा का मान कितना होता है, 0। ये आपको हमने याद करवाया है, ये शर्त आपको याद होनी चाहिए। अगर आप हमारे वीडियोस देखे हो तो आपको सब कुछ याद होगा, और अगर आप नहीं भी देखे हो तो अभी भी समय है बच्चों, आप देख लीजिएगा, अभी भी बोर्ड एग्जाम में समय है, आप देख सकते हैं। चलेगा, 5वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग समीकरण के मूल -3 और -5 हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं किस वर्ग समीकरण के मूल -3 और -5 हैं। तो अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखे हो तो मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था विद्यार्थियों जिसमें हमने किसी भी वर्ग समीकरण के मूल को शॉर्टकट में यानी एकदम कम स्टेप में बिना हल किए कैसे बताते थे वो मैंने बताया था, है ना, वो मैंने बताया था बच्चों। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल आपको याद होगा। तो अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं बच्चों तो आपको याद होगा। इसको हमने कई तरीकों से कराया था, लेकिन जो आपके लिए सबसे आसान तरीका होगा वो ऐसा होगा, यहाँ आपको वर्ग समीकरण के मूल दिए हैं। आपको याद है वर्ग समीकरण के मूल को हम दिखाते थे अल्फा से और बीटा से। तो अल्फा यानी पहला मूल और बीटा यानी दूसरा मूल, है ना।
तो आपको दोनों मूल दिए हैं उन्होंने, अल्फा भी और बीटा भी। तो उसके बाद हम क्या करते थे विद्यार्थियों, उसके बाद हम क्या करते थे कि पहले दो चीज़ें निकाल कर रख लेते थे, एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा गुणे बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो -3 है ना, प्लस और यहाँ पर है -5। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप, तो ये -3 और ये प्लस माइनस की लड़ाई होगी बच्चों, तो -5 हो जाएगा, यानी ये हो गया -8। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -8। फिर हम अल्फा गुणे बीटा का मान भी निकाल के रख लेते थे। अल्फा का मान है -3 और बीटा का मान है -5। तो अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास है -8 और अल्फा गुणे बीटा का मान है 15। तो आपको याद है बच्चों फॉर्मूला, अगर आपको अल्फा और बीटा यानी वर्ग समीकरण के मूल दिए हों तो वर्ग समीकरण कैसे बनाते थे, वो सूत्र आपको याद होगा। वो सूत्र था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे x प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। यानी अगर किसी वर्ग समीकरण के मूल दिए हों तो वर्ग समीकरण कैसे बनाते हैं वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है इस फॉर्मूले से। ध्यान देना यहाँ पर माइनस होता है, बस इसमें आप मान डाल दीजिएगा बच्चों। अल्फा प्लस बीटा का मान आपके सामने है -8, तो यहाँ पर डाल दिया हमने -8। और अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा गुणे बीटा का मान है 15, तो यहाँ हमने डाल दिया 15। अगर हम इसे हल करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों में वर्ग समीकरण मिल गया, x² प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए यहाँ कौन सा वर्ग समीकरण ऐसा है, तो कहोगे सर ये सी वाला है, अर्थात हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी वाला। ठीक है, तो विद्यार्थियों कभी भी अगर आपको किसी भी वर्ग समीकरण के मूल पता हो, ये प्रश्न विद्यार्थियों 2 नंबर में भी आ सकता है। यहाँ पर ये 1 नंबर के लिए आया है, परंतु ये 2 नंबर के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी वर्ग समीकरण के मूल पता हो तो आप इस विधि से आप उस वर्ग समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कई लोग कहेंगे सर क्या हम गुणनखंड विधि से चारों के मूल निकाल लें? हाँ वो भी चलेगा, बट वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, चारों में फिर निकाल करके देखना पड़ेगा। या कोई कहेगा सर अगर ये मूल हैं तो ये समीकरण की संपुष्टि करेंगे, तो जहाँ x है वहाँ -3 डाल करके हम चेक कर लेंगे। हाँ बच्चों वो भी चेक है, बट फिर भी वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक बार -3 डाल के चेक करोगे, एक बार -5 डाल के चेक करोगे। तो सबसे अच्छा हमें लग रहा यही है, सबसे छोटा और सबसे प्यारा यही है, जिससे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, चलिएगा छठवें पर आते हैं। वर्ग समीकरण का एक मूल 3 हो तो k का मान बताओ। अच्छा हाँ, ये भी बच्चों बोर्ड के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड की परीक्षा में कई सालों से आ रहा है। इस वर्ग समीकरण का एक मूल आपको दिया हुआ है। एक मूल कितना है विद्यार्थियों? 3। आपको पता है ना हर वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं। आपको एक मूल दिया हुआ है, अर्थात आपको x का मान दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है? 3, है ना। x हर वर्ग समीकरण को हल करने पर आपको 2 मान मिलते हैं। जैसे अभी आपने ऊपर देखा, यहाँ 2 मूल थे कि नहीं, तो -3 और -5 हर वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं, है ना। अगर एक मूल 3 है तो ये 3 क्या करेगा? इस समीकरण की संपुष्टि करेगा, अर्थात x के बदले में अगर हम 3 रखेंगे तो बायां पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर आ जाएगा। तो बस जहां x है वहां 3 डाल देना बच्चों। तो चलिए डाल देते हैं। तो ये 3 का वर्ग माइनस k गुणे 3 प्लस 27 बराबर 0। 3 का वर्ग करिए 9, है ना, और ये हो जाएगा -3k प्लस 27 बराबर 0। ठीक है, तो जहाँ जहाँ बच्चों x था वहाँ वहाँ आपने कितना डाल दिया? 3, है ना। यहाँ आपने 3 डाला तो ये हो गया 3 का वर्ग k गुणे 3। अच्छा यहाँ देखिए 27 और 9 हो जाएगा 36, है ना बच्चों। तो -3k प्लस 36 बराबर 0। अब इस प्लस 36 को हम उस तरफ भेज देते हैं, तो ये प्लस 36 उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा -36, है ना। माइनस माइनस कट जाएंगे विद्यार्थियों, तो 3 के बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, अब हमें k का मान चाहिए, तो हम करते हैं k बराबर 36/3। ठीक है, अगर आप काटोगे तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो k का मान कितना आ गया बच्चों? 12, अर्थात हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, यानी बी वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वर्ग समीकरण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक वर्ग समीकरण होगा, उसके 2 में से एक मूल दिए होंगे और एक अज्ञात का मान, कभी k कभी m, है ना। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। आप अपने किसी भी अध्यापक से गणित के पूछोगे तो वो जरूर बताएंगे आपको सर कि भाई ये क्वेश्चन करके ही जाना है ना। अच्छा 7वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि वर्ग समीकरण की कोटि कितना होता है? तो ये तो बच्चों आपको पता है, अगर आप वीडियोस लेक्चर देखे हो। अभी भी मैंने बताया था कि कोई भी समीकरण वर्ग समीकरण होता है कब?
जब बाईं तरफ जो बहुपद हो उसकी कोटि कितनी हो 2, यानी सबसे बड़ा घात कितना होता है 2। तो बच्चों किसी भी वर्ग समीकरण की जो कोटि होगी यानी सबसे बड़ा घात होगा चरांक पर, वो कितना होना चाहिए 2, है ना। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, ये आपको याद होगा, मैंने एक बार जब आपका गूगल फॉर्म में मैंने एग्जाम लिया था, मैंने एमसीक्यू का एग्जाम लिया था, तो ये क्वेश्चन मैंने डाला था और कई बार ये मैंने पढ़ाया है। ओके विद्यार्थियों, तो ये देखा आपने। अब यहां पर एक अच्छी बात क्या है इस वर्ग समीकरण वाले पार्ट में, कि जो एमसीक्यू के रूप में ना विद्यार्थियों, उन्होंने केवल 7 प्रश्न ही दिए हैं। अच्छी बात यह है, केवल 7 प्रश्न दिए हैं, सोचो। और इस 7 में से एक आपके लिए पक्का है, यानी अगर आप ये 7 प्रश्न कर लिए तो समझो बोर्ड में 1 नंबर आपका पक्का हो गया। कल याद है रेखीय समीकरण वाले पार्ट, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में मैंने 10 एमसीक्यू कराए थे, क्योंकि वहां पर 10 दिया गया था, परंतु वर्ग समीकरण में केवल 7 ही दिया हुआ है। तो वो 10 अगर आप कर लेते हैं तो 1 अंक वहां से पा जाएंगे, और अगर ये वर्ग समीकरण के 7 कर लेते हैं तो 1 अंक यहां से पा जाएंगे। यानी बच्चों बोर्ड में 2 अंक आपके ये पक्के हो गए, है ना। तो इस वीडियो को आप रिपीट करिएगा, यानी एक बार और देखना, ठीक है। तो ये 1 नंबर वाले जो एमसीक्यू थे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1A में आएंगे, ये 4 होंगे, चारों करने पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि प्रश्न क्रमांक 1B में, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, इस पार्ट से जो आएंगे या जो क्वेश्चन बैंक में है उनको भी हल कर लेते हैं। देखा आपने, तो पिछले पार्ट में ये एमसीक्यू 10 थे पार्ट नंबर 1 में, परंतु पार्ट नंबर 2 में ये केवल 7 हैं। ये अच्छी बात है ना, कम में हमें ज्यादा अंक मिल रहे हैं। तो चलिएगा अब हम लघु उत्तरी वाले प्रश्न भी कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए, दीपराज सर, आपको पता ही है मेरा नाम दीपराज सर है, हम आपको गणित पढ़ाते हैं। एसएससी अलजेब्रा क्वेश्चन बैंक हम लोग कर रहे हैं, पार्ट का नाम है वर्ग समीकरण। अब हम क्वेश्चन बैंक में जो लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी जो 1B में आएंगे हमारे बोर्ड के प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन 1B में जो आएगा, है ना। अच्छा, एक अच्छी बात क्या देखें, मैं अगर आपको आगे करके दिखाऊं तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, बस खत्म। यानी 5 ही क्वेश्चन दिए बच्चों, और इसमें से एक तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर आप ये 5 कर लेते हो तो 1 नंबर आज का फिर आपका पक्का हो गया। कहोगे सर इतना अच्छा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिएगा थोड़ा जूम करके इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक करके प्रश्न लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न, वर्ग समीकरण 4y² - 3y = -7 को मानक रूप में लिख करके ABC का मान लिखो। इसे मानक रूप में लिखना है बच्चों। तो मानक रूप क्या होता है आपको पता है ना, किसी भी वर्ग समीकरण का मानक रूप कैसा होता है आपको मैंने बताया है, ax² + bx + c = 0, इस रूप में होना चाहिए। यानी कि x² का पद, फिर x का पद, और फिर ऐसा पद जिसमें x ना हो, इस क्रम में होना चाहिए, इसे कहते हैं मानक रूप। तो यहां पर हम देखें बच्चों, बराबर के उस तरफ 0 होना चाहिए, कोई अंक नहीं होना चाहिए। यहाँ इन्होंने -7 को बराबर के उस तरफ भेज दिया, तो यहां बुला लेते हैं, है ना। तो पहले आप इसको लिख दो, 4y² - 3y = -7। तो -7 को यहां ले लेते हैं, तो 4y² - 3y + 7 = 0। ये हो गया बच्चों मानक रूप। फिर कह रहे हैं कि ABC का मान बताओ, तो हम यहां क्या करेंगे, ay² + by + c = 0 से तुलना कर देना बच्चों। तुलना करने पर ध्यान दीजिएगा, अगर चरांक y है तो आप y लीजिएगा, अगर चरांक x हो तो आप x लीजिएगा। मैंने यहां इस लिखा हुआ है, लेकिन चरांक y थे इसलिए हमें y लिखना चाहिए था, तो वो तो आप बदल कर सकते हैं, उतना तो आप कर सकते हैं। ओके, तो तुलना करने पर ध्यान देना बच्चों, अगर वर्ग समीकरण में चरांक y है तो आप ay² और चरांक x है तो ax² से तुलना करना, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें, a का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा 7। बस इतना ही। ओके, तो कैसा बच्चों, ये छोटे छोटे गुलाब जामुन है ना, एक एक नंबर के प्रश्न, केवल 5 प्रश्न ही है, ये अच्छी बात है। वर्ग समीकरण में केवल 5 हैं, और जो पिछला पार्ट था रेखीय समीकरण, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, वहां 10 प्रश्न थे, परंतु यहां पर केवल 5 है बच्चों। चलिएगा, कह रहे हैं इस वर्ग समीकरण के मूलों को लिखो, इसके मूल क्या है वो बताओ। तो ठीक है, बड़ा आसान है बच्चों। तो आप इसे पहले वर्ग समीकरण को लिख लीजिएगा, p - 5, ठीक है। ये हम लोगों ने गुणनखंड विधि से हल किया था, आपको याद होगा बच्चों। देखिए ये 2 पद हैं, बीच में कोई चीज नहीं, मतलब गुणा है। और आपको पता है बच्चों कि 2 अंकों का गुणा 0 है, तो वो कब होगा, जब या तो पहला अंक 0 हो
या तो दूसरा अंक 0 हो, है ना। आपको देखना बच्चों, अगर दो अंकों का गुणा 0 कब होता है ना। कभी भी आप गणित में अगर आपको कोई कहे कि भाई दो अंकों का गुणा 0, एक अंक यहाँ लिखो, एक अंक यहाँ लिखो और उत्तर आना चाहिए 0, तो आप कहोगे भाई देखो, या तो पहला अंक 0 होना चाहिए या तो दूसरा अंक 0 या तो दोनों 0 हो, है ना। तो दोनों का गुणनफल 0 आया है, अर्थात ये हुआ कि p-5 0 होना चाहिए अथवा p+3 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, -5 को वहां भेज देंगे हम, तो -5 वहां जाएगा तो बन जाएगा +5, और यहां भी +3 को जब हम उस तरफ भेज देंगे तो वो बन जाएगा -3, है ना। तो बस ये दो मूल आपको बताने थे, है ना। वर्ग समीकरण के मूलों को लिखना था, तो पहला मूल हो गया 5 और दूसरा मूल हो गया -3, है ना बच्चों। तो जो इस वर्ग समीकरण के मूल होंगे वो हो जाएंगे 5 और -3, बस इतना ही करना था। अगले पर आते हैं। a का मान 1 दिया है, b का मान 4 दिया है, c का मान -5, तो कह रहे हैं b² - 4ac का मान ज्ञात करो। तो यहां पर ना बच्चों, ये जो b² - 4ac आपको पता नहीं है डेल्टा है ना। डेल्टा यानी क्या होता है आपको पता ही है, डेल्टा यानी विवेचक, है ना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यहां पर तो उन्होंने कह दिया b² - 4ac का मान बताओ, बट बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता, वो कहते हैं विवेचक का मान बताओ। मतलब वो चाहते हैं कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए विवेचक यानी डेल्टा यानी b² - 4ac। यहां उन्होंने लिख दिया हुआ है, अच्छी बात है, बट हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम में ना लिखें और खाली विवेचक शब्द लिख दें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग समीकरण का विवेचक यानी डेल्टा यानी b² - 4ac। बस मान ही तो डालना है, b के बदले में 4, a का मान कितना है बच्चों यहाँ पर 1, और c का मान है -5। ठीक है, हल कर दो, 4 चौक 16, माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस, और ये 5 चौक 20, है ना बच्चों। इनको जोड़ दीजिएगा तो ये हो गया 36, तो विवेचक का मान हो गया हमारा 36। ठीक है, b² - 4ac का जो मान है वो 36 है। ठीक है, अगले पर आते हैं। निम्न जानकारी के आधार पर वर्ग समीकरण के मूलों के स्वरूप को लिखो। तो ये जानकारी बच्चों आपको हमने बताई थी, विवेचक के जो चिन्ह होते हैं, है ना, विवेचक के चिन्ह के आधार पर आप उस वर्ग समीकरण के दोनों मूलों का स्वरूप बता सकते हो। ये हमने आपको बताया था बच्चों, ये हमने बताया था कि अगर b² - 4ac पॉजिटिव हो, पॉजिटिव यानी क्या, 0 से बड़ा, तो जो मूलों का स्वरूप होगा बच्चों वो मैंने बताया था कैसा होगा, वास्तविक और भिन्न। मतलब दो संख्याएं मिलेंगे, दोनों वास्तविक भी होंगे लेकिन दोनों संख्याएं अलग अलग होंगे, ये हमने आपको बताया था। तो यहां पर वही है, b² - 4ac 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब समझते हो ना बच्चों, 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक, यानी b² - 4ac एक पॉजिटिव नंबर है, इसको याद रखिएगा, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो अगर b² - 4ac धनात्मक है तो हमारे जो वर्ग समीकरण के मूल है वो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। ठीक है, और दूसरा हमने यहां पर उन्होंने पूछा है कि b² - 4ac 0 से छोटा है ना बच्चों। लेस देन 0 का मतलब ये हुआ ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, है ना। तो अगर b² - 4ac का मान ऋणात्मक हो तो ये बताया गया था बच्चों कि इसके जो मूल होंगे, दोनों मूल होंगे वो वास्तविक संख्याएं नहीं होंगे, यानी जो मूल होंगे वास्तविक संख्याएं नहीं होंगे, वो होंगे काल्पनिक संख्याएं, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वो आपको बच्चों क्लास 11th में पढ़ाएंगे हम लोग, यहां पर अभी आपको वो नहीं पढ़ना है, बस आपको लिख देना है कि वास्तविक संख्याएं नहीं होंगे। कई बच्चे लिखते हैं अवास्तविक, ऐसा कोई शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है कि वास्तविक संख्याएं नहीं होंगे। यहां देखो पूछा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा दिया होता कि भाई b² - 4ac का मान न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है बल्कि 0 है, तब हमने बताया था बच्चों कि जो इनके मूल होंगे, अभी भी मैंने इस वीडियो में बताया भी था आपको, और एक सवाल भी मैंने कराया, वास्तविक भी होंगे और समान होंगे,
है ना। यानी अगर पहला मूल मान लो 2 है तो दूसरा मूल भी 2 होगा, पहला 3 तो दूसरा भी 3। तो बच्चों ये याद कर लो, इस पर कई सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। ये जो शर्त है, ये जो सूत्र की तरह से आप इनको याद कर लो। विवेचक के चिन्हों के आधार पर आप वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, आखिरी वाला देखते हैं बच्चों, 5वां। निम्नलिखित वर्ग समीकरण को मानक रूप में लिखो। तो बच्चों मानक रूप क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। यहां देखिए चरांक m है, तो आपको लिखना है मानक रूप क्या हो जाएगा, am² प्लस bm प्लस c बराबर 0, है ना। इस रूप में आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। तो इस रूप में आइएगा, हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो चलिएगा एक काम करते हैं, यहां पर पहले वर्ग समीकरण को लिख दिया जाए, m-6 बराबर 0। तो m का गुणा ना दोनों में करना, एक बार m में करना और एक बार 6 में करना। तो m का गुणा m में करोगे तो m² हो जाएगा, और m का गुणा 6 में करोगे तो -6m बराबर 0। कहोगे सर यहाँ अचरांक यानी c वाला पद नहीं है, नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ग समीकरण में केवल 2 ही पद होते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, याद रखिएगा। वर्ग समीकरण में एक पद भी हो सकते हैं, लेकिन किसी वर्ग समीकरण में अगर एक पद हो और उसमें ये घात 2 वाला ना हो तो वर्ग समीकरण होगा ही नहीं। यानी अगर केवल एक पद है या 2 पद हैं तो घात 2 वाला पद तो होना ही चाहिए। कभी कभी यहाँ कहते कि भाई a b c का मान बताओ, इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन अगर कहते कि a b c का मान बताओ, है ना, तब हम यहाँ पर am² प्लस bm प्लस c बराबर 0 से तुलना करते और लिखते यहाँ पर a का मान 1, b का मान -6। अच्छा, अचरांक पद नहीं है तो जो नहीं है उसके लिए आप क्या लिख दोगे, 0। तो c का मान कितना है यहाँ पर, 0। ओके विद्यार्थियों, तो देखा आपने, जो लघु उत्तरी थे वो केवल 5 ही थे। लघु उत्तरी केवल 5 थे बच्चों, है ना। एक बार मैं आपको सारे प्रश्नों को दिखा देता हूं, 1 अंक वाले जो 1b में आएंगे। देखा आपने, तो कह रहे थे मानक रूप में लिखो, तो बच्चों हमने मानक रूप में लिखा, -7 को इस तरफ लाया, तुलना करके ABC का मान बताया। कह रहे हैं कि मूलों को लिखो, तो वही है 2 अंकों का गुणा अगर 0 है, या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0, वहां से मूल मिल गए। तीसरे में कह रहे थे कि अगर ABC का मान दिया हो तो विवेचक का मान बताओ, विवेचक यानी b² - 4ac। और चौथे में कह रहे थे कि अगर b² - 4ac पॉजिटिव हो तो मूल कैसा होगा, तो हमें पता है बच्चों मूल वास्तविक और भिन्न होगा। और अगर b² - 4ac 0 से छोटा हो यानी ऋणात्मक हो तो इसके मूल वास्तविक संख्याएं नहीं होंगे। अगर b² - 4ac 0 हो तो इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। यहाँ पूछा नहीं था तीसरा, बट मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। 5वां कह रहे हैं मानक रूप में लिखो, तो मानक रूप क्या होता है आपको पता ही है, बस m का गुणा दोनों में कर देना। m का गुणा m में करोगे तो m², m का गुणा 6 में करोगे तो -6m। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती कर दी बच्चों, सॉरी। देखो यहाँ पर दोबारा देखने पर पता चला, यहाँ पर हमने 0 लिख दिया है, यहाँ 0 नहीं बल्कि यहाँ पर 9 है बच्चों। कितना यहाँ पर 9, छी गलती होगी, तो उसको सुधार लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर है 9, है ना, यहाँ पर है 9, ठीक है। तो चलो अच्छा हुआ, एक काम करते हैं, इसको कट कर देते हैं पहले और अपनी गलती को सुधार कर लेते हैं, ठीक है। इस 9 को यहां बुला लेंगे बच्चों, हम इस 9 को यहां बुला लेते हैं, ठीक है। थोड़ा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो m² - 6m प्लस 9 यहां आएगा तो क्या बन जाएगा, -9 बराबर 0। अब कोई कहे ABC का मान बताओ, तो A का मान कितना कहेंगे हम, 1, B का मान -6 और C का मान बच्चों -9, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पर हमने 9 था और हमने लिख दिया था यहाँ पर 0, परंतु हमने अपनी गलती को पकड़ लिया, हमने अपनी गलती को सुधार लिया, ठीक है। तो आप भी अगर कभी अपना प्रश्न जब हल कर लेते हैं बच्चों तो एक बार जरूर दोहराया कीजिएगा, है ना। देखिए हम लोगों से भी गलतियां होती हैं तो दोहरा लिया करो, दोहराने से क्या होता है, अपनी गलतियां पकड़ में आ जाती हैं। तो बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है आपको पता है बच्चों, इस बार आपको समय अधिक मिलेगा, है ना। कोरोना की वजह से आपको समय अधिक दिया गया है, तो आप प्रश्न पत्र जल्दी पूरा कर लेना और कम से कम उसको 1 बार और 2 बार देख लेना, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की। जैसे हमने अपनी गलती पकड़ी वैसे आप भी कहीं ना कहीं अपनी गलती को पकड़ लोगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये था 1 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न वर्ग समीकरण में। अच्छी बात क्या है कि केवल 5 ही प्रश्न थे, है ना, बराबर। और MCQ में केवल 6 या 7 प्रश्न थे, पिछले पार्ट के ऐसे 10-10 नहीं थे, तो और भी आसान सी बात हो गई, है ना। ओके, तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर होगा विद्यार्थियों, जो आपका पेपर होगा अलजेब्रा का, वो कितने अंकों का होगा, 40 अंकों का, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम रोज बताते रहेंगे आपको। तो इसमें जो प्रश्न 1 होगा, प्रश्न 1, उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे बच्चों।
कौन कौन से प्रकार के? उसमें दो भाग होंगे। प्रश्न एक में एक होगा प्रश्न 1A और एक होगा प्रश्न 1B। अच्छा, प्रश्न 1A में क्या होंगे बच्चों? 4 MCQ हल करने पड़ेंगे, चारों करने पड़े, कोई चॉइस नहीं मिलेगा आपको। और यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, मतलब इनका उत्तर 1 या 2 लाइन में ही हो जाएगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है, लघु उत्तरीय होंगे बच्चों। ये कितने हो जाएंगे? 4। तो ये भी आपको 4 अंक के लिए है और ये भी 4 अंकों के लिए है। तो पहला प्रश्न कुल कितने अंकों का हो जाएगा? 8 अंकों का। ध्यान दीजिएगा, 8 में से 8 करना होगा, यहाँ कोई आपको चॉइस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन बैंक आ गया है। अच्छा, क्वेश्चन 2 कैसा होगा वो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। जब मैं आपको प्रश्न 2 कराऊंगा तब मैं प्रश्न 2 कैसा होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस वीडियो को हम यहाँ पर रोकते हैं। अब मैं अगले वीडियो में पार्ट 3 अर्थात श्रृंखला वाला जो पार्ट था उसके 1 नंबर के जो प्रश्न थे वो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। जल्दी जल्दी वीडियो आपके पास आएंगे बच्चों, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को जल्दी जल्दी देखिएगा और अपने नोटबुक में इन सवालों को हल कीजिएगा। देखिए, हम लोग शिक्षक हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग हल कर लेते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट हो, पहली बार बोर्ड के एग्जाम में आए हो, तो आप लोग क्या करो कि अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस किया करो, तब जाकर के बोर्ड के एग्जाम में आप सही सही हल कर पाओगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप लोगों को गुड लक, और पढ़ते रहिएगा और जल्द ही आपसे एक नए वीडियो में हमारी मुलाकात होगी।